नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 7th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो पहले हमने 5 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, 5 चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर का नाम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति उस वनस्पति को कहते हैं जिसमें इंसान का कोई इंटरफेयर नहीं हो या कोई उसका दखल ना हो, उसके बिना ही वो पैदा हो, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब तुम कहोगे कि बाकी के पेड़ पौधे क्या हैं? तो जो बाकी के पेड़ पौधे हैं जिसमें इंसान का इंटरफेयर होता है या दखल होती है, उसे हम कहते हैं बागवानी। क्या कहते हैं? बागवानी। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधा चैप्टर पर आ जाते हैं। तो चैप्टर में देखते हैं, सलीमा एक लड़की है, उसके बारे में बताया गया है। तो सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण है, उसे सब याद है कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति, जो स्थलाकृति होती है और प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में वह स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। जैसे वो ऊंचाई पे जा रही है तो जो साल सागवान के पेड़ है वो धीरे धीरे जैसे बस चल रही है तो वो दूर होते जा रहे हैं, और जैसे ऊंचाई पे जा रही है तो उससे शंक्वाकार पेड़ दिख रहे हैं। ठीक है, उसे पता चला कि ये शंकुधारी वृक्ष हैं। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोड्रोडेड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। जैसे वो रोहतांग दर्रे क्रॉस किया तो उसने देखा कि जो ज़मीन है वहाँ पर बर्फ जमी हुई है और कहीं पर छोटी छोटी घास से उगी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो देखो इसमें क्या लिख रहा है कि जैसे जैसे हम जगह चेंज करेंगे, जलवायु बदलेगी तो वनस्पति भी वहाँ पर बदल जाएगी। ठीक है, उससे पहले आओ कुछ करके सीखें। क्या आप बता सकते हैं? देखो, आओ कुछ करके सीखे, इसमें देख लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमाचल में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? देखो, देख लेते हैं। पहले उसने जो गिरिपाद है मतलब से पहाड़ों के पाद यानी पगों में या पहाड़ जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ उसने देखे थे साल और सागवान के पेड़। जैसे जैसे ऊंचाई पे गई तो उसे शंकुआकारी वृक्ष मिले। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष मिले। तो उसने इस तरीके से चेंज हुआ था। आगे देखो, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। तो इन घटकों के अंतर के कारण ही किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता मतलब कितनी घनी है, एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 3 श्रेणियों में प्राकृतिक वनस्पति को बांटा जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। देखो, 3 श्रेणी हैं। सबसे पहले है वन, दूसरी है घास स्थल, तीसरी है कांटेदार झाड़ियाँ। तो जो वनस्पति है उसको हम वनों में बांट देते हैं, घास स्थल होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ होती है। तो समझ में आ गया? आगे देखो, वन में क्या है? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। जो वन होते हैं वहाँ पर उपयुक्त तापमान होता है और परिपूर्ण वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है, तो वहाँ पर ही वन पैदा होते हैं। अब देखो, घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जहाँ पर मध्यम मीडियम बारिश होती है। यहाँ पर क्या होती है? परिपूर्ण का मतलब ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। शुष्क का मतलब होता है सूखा, जहाँ पर बारिश बिल्कुल कम हो या बहुत ही कम हो। ठीक है, आगे देखो। सलीमा हिमालय की यात्रा
का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ, दृढ़ का मतलब था कठोर, काष्ठ यानी लकड़ी, जो कठोर लकड़ी के वनों के बारे में भी कई अन्य जानकारियाँ दी थी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। तो सलीमा समझ गई कि जो हिमालय के प्रदेश है वहाँ पर बहुत सी वनस्पति मिलती हैं जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है, जलवायु का परिवर्तन। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्यजीवों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम इस चैप्टर में आप थोड़ा सा देखते हैं कि विश्व के कौन कौन से वन हैं, कौन कौन सी जलवायु, वहाँ पर कैसे वन मिलते हैं और वहाँ पर जो निवास करने वाले पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर निवास करने वाले जानवर, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्लोब के बारे में, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय तुम्हारे समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, कि क्या होता है, कहाँ होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं। देखो एक मिनट, इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। ठीक है, गोल है। यहाँ पर मैंने बताया था कि 0 डिग्री है और ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी है 23.5 और ये 66.5। ऊपर कहते हैं इसको हम कर्क रेखा, क्या कहते हैं, नीचे वाली को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री बोल सकते हो, 90 डिग्री बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लो। तो जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इसको छोटा करके देखते हैं। एक मिनट, इधर देखो, इसको छोटा करके देखते हैं इस तरीके से, 0 डिग्री। अब सूरज है यहाँ से इधर चमकता है, तो यहाँ पर है गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होती है, गर्मी। ये इलाका शुष्क ज़्यादा है और जैसे जैसे ये हम इधर की तरफ जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर ठंडा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठंडा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश ये बिल्कुल गर्म है। ठीक है, इतना समझो क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो अभी तुम सोच रहे होंगे सर बता क्या रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ही मैं चैप्टर को करूँगा फिर इसी चीज़ पे आऊँगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा। उष्ण का मतलब होता है गर्म, उष्ण का मतलब होता है गर्म, और शीतोष्ण, शीत का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय, तो ये जो प्रदेश है यहाँ तक सूरज की गर्मी होती है, तो इन प्रदेशों को हम उष्ण कटिबंधीय बोल सकते हैं। सेम उष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे यहाँ पर, और उधर ऊपर जाएंगे वहाँ पर भी कटिबंधीय मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर मिलेंगे शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि उधर हो जाती है ठंडी। तो इन प्रदेशों में कैसे मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब उष्ण कटिबंधीय बोला जाए तो तुम इस इलाके को समझा करो, और जब शीतोष्ण कटिबंधीय बोला जाए तो तुम इस इलाकों को समझा करो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो बेसिक थी। आगे देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र 6.3 में ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूरज का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। जो वन होते हैं, बताता हूँ अभी, रुको। आमतौर पर यहाँ दृढ़ कठोर काष्ठ यानी लकड़ी वृक्ष जैसे रोजवुड, आबूनस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये वो होते हैं, सदाबहार का मतलब जिनकी पत्तियाँ कभी ना गिरे। उष्ण का मतलब गर्म इलाके में, जब गर्म इलाके में ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी पत्तियाँ भी नहीं गिर पाती
और इलाका भी गर्म होता है। ठीक है, दोनों चीज़ हो गई। तो यहाँ इतने बड़े पेड़ होते हैं, ये कितने बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इस तरीके के पेड़ होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पत्तियाँ झड़ती नहीं है, ठीक है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी जो मोटी वितान है, ये जो पेड़ है, इनकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा घनी होती है कि सूरज की गर्मी नीचे तक ज़मीन तक पहुँच भी नहीं पाती। ठीक है, यहाँ पर जो दृढ़ का मतलब है कठोर लकड़ी के पेड़ मिलते हैं। जैसे कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, रोजवुड, आबूनस, महोगनी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, या कौन कौन से पेड़ है। या पूछ लेंगे रोजवुड कौन से कटिबंधीय का पेड़ है, तो तुम बता सकते हो उष्णकटिबंधीय का पेड़ है, आबूनस, महोगनी। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच पाती। बाकी की डिटेल में 7th क्लास है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी या फिर बड़ी क्लास का जो टॉपिक है तुम देखोगे, वहाँ पर तुम्हें डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के चित्र भी दे रखे हैं किस तरीके के ये होते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि जो ब्राज़ील है उसके बारे में क्या आप जानते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों। देखो, अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि दक्षिण अमेरिका इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये, एक मिनट दोबारा देखो, दक्षिण अमेरिका इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ा सा देश है, ये ब्राज़ील है। कौन सा देश है, ब्राज़ील। ठीक है, और यहाँ नीचे इसके अर्जेंटीना है, इसके नीचे अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर अमेजन के जंगल है। कौन से जंगल है, अमेजन के। और इतने घने हैं और इतने सघन है कि ये जब ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे कि धरती के फेफड़े होते हैं, कि इससे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है कि फेफड़ों का काम कर रहे हैं एक तरीके से ऑक्सीजन। तो इसीलिए इन्हें दुनिया के फेफड़े कहते हैं। इन जंगलों को कहते हैं अमेजन के जंगल। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले इनमें आग भी लग गई थी, तुमने सुना होगा टीवी न्यूज़ पे कि विश्व के फेफड़े जल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें देखते हैं एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ब्राज़ील वाले इलाके में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा है, ये इतना बड़ा है कि मगरमच्छ जैसे जानवरों को मार के खा सकता है। ठीक है, तो अभी तुम क्वेश्चन आ जाए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन से जानवर मिलते हैं, कौन सा सांप मिलता है, तो तुम सीधा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो एनाकोंडा। अब ये बोल दे एनाकोंडा कौन से कटिबंधों में मिलता है, तो तुम बता सकते हो उष्णकटिबंधीय प्रदेश वर्षा वनों में एनाकोंडा नाम का सांप मिलता है। ठीक है, आगे देखो, अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है कि जिसके पत्ते गिर जाएं, जिसके पत्ते गिर जाएं। तो उष्णकटिबंधीय का, उष्ण का मतलब गर्म प्रदेश में जहाँ पर पत्ते गिर रहे हों, उसके बारे में देखते हैं। देखो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, कहाँ पे मिलते हैं, भारत में। तो अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ पर बैठे हो उसके आसपास देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेड़ हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए यहाँ के जो इनकी पत्तियाँ गिर जाती है। पर्णपाती का मतलब एक ऐसा मौसम होता है जब इनकी पत्तियाँ गिर जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ यानी कठोर लकड़ी के वृक्षों में साल, सागवान तथा नीम तथा शीशम है। कौन कौन से पेड़ है, अब सीधा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में कौन कौन से वन है कि साल का है, सागवान का है, नीम का है, शीशम का है। तो ये यहाँ पर पेड़ वगैरह मिलते हैं। जो इनकी काष्ठ होती है दृढ़ का मतलब कठोर, इसलिए ये फर्नीचर है, यातायात की सामग्री निर्माण या फिर भवन बनाने के लिए कुछ दरवाजे वगैरह इनके लिए उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर, तो जानवर कौन कौन से हैं, बाघ है, देखो एक मिनट, बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर का मतलब है लाल मुंह का बंदर है, वो लाल मुंह का लंगूर है, और एक काले मुंह का बंदर है। तो ये जानवर मिलते हैं। तो क्वेश्चन सीधा है, इसमें क्या क्या बन रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मैदान कहाँ पर है, भारत है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है एवं
मध्य अमेरिका में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेड़ होते हैं इसमें? साल, सागवान और नीम, शीशम। कौन कौन से जानवर यहाँ पर निवास करते हैं? बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है। ये क्वेश्चन बढ़ते हैं इस लेवल पे। अब जैसे ही हम बड़े लेवल पे जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो। तो चित्र दिख भी रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा तो मैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का इस तरीके के वन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाघ मिलता है यहाँ पर, गोल्डन लंगूर है, ये भी मिलता है। ठीक है, गोल्डन काड़े मुंह का होता है, तो शरीर इसका भूरा होता है, इसलिए हम गोल्डन लंगूर बोलते हैं। लाल मुंह का बंदर अलग होता है। आगे देखो, अब है शीतोष्ण सदाबहार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब ऊपर के इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे वन मिलेंगे जिनकी पत्तियाँ ना गिरे, लेकिन वो ठंडे प्रदेश होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं शीतोष्ण सदाबहार। सदाबहार का मतलब जिनकी पत्तियाँ कभी ना गिरे, और शीतोष्ण का मतलब ठंडे प्रदेशों में, उष्ण का मतलब है गर्म प्रदेशों में। ठीक है, देखो, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित, ये तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे ये महाद्वीप है कोई एक मिनट, जैसे ये अमेरिका महाद्वीप है, तो ये जो पूर्वी किनारे हैं इसके, यहाँ पर मिलता है। दिशा 4 मैंने बताई थी, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, पहले भी मैंने बता दी थी। ठीक है, तो ये पूर्वी किनारों पर मिलते हैं। आगे देखो, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ इन प्रदेशों में ये मिलते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं? बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दृढ़ भी होते हैं और मुलायम पेड़ भी होते हैं, दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो हाथी भी दिख रहा है इसमें। आगे देखो, अब देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती, शीत का मतलब ठंडे प्रदेशों में, पर्णपाती जिनके पत्ते गिर जाते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च का मतलब जैसे ये निम्न अक्षांश है, ये जैसे 23.5 है, ये 66.5 है, ये 90 डिग्री है। तो ऊपर बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे? तो जब उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये पेड़ मिलते हैं। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ बांज, ऐस, बीच आदि हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फिजेंडा तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो है फिजेंडा, और देखो ये है मोनाल। फिजेंडा ये है और ये मोनाल है। इस तरीके के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं, और ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है। आगे देखो, अब भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है। भूमध्य सागरीय वनस्पति आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। यह भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इनका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन जीवन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर वन जीवन कम है, वन जीवन बिल्कुल कम है, क्योंकि लोग इतने बसे हुए हैं कि वन जीवन तो मिल ही नहीं पाएगा। आगे देखो,
अब देखते हैं लास्ट में शंकुधारी वन, शंकुधारी वन के बारे में देख लेते हैं। शंकुधारी वन क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में देखा। तो सलीमा ने देखा था, तो शंकुधारी वनों को ही देखा था उन्हें। ठीक है, ये लंबे नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों को काष्ट एंड लकड़ी का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने में काम आती है। नरम काष्ट या नरम लकड़ी का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। माचिस के बक्से मतलब माचिस की डिब्बी, चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक एवं ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। जो टैगा है, टैगा को रूसी भाषा में बोलते हैं शुद्ध या अनछुआ, जिसको किसी ने टच ना किया हो या बिल्कुल फ्रेश हो। ठीक है, अब है घास स्थल। तो घास स्थल के बारे में देखते हैं हम। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो घास स्थल के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, और जो भी बाकी का है उसको दूसरा पार्ट बनाएंगे, हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।